लूट भाग 2। सरिया कटर मशीन से तीखी कर्कश आवाज़ आने लगी। सभी साथी पहले से ज़्यादा चौकन्ने होकर हर दिशा में नज़रें दौड़ाने लगे और मशीन दुकान का ताला घिसकर चिंगारी फेंकने लगी। उसी बीच दुकान के अंदर कुछ सामान और गिरने लगे तो उन सबको लगा कि ये मशीन के झटकों से हो रहा है। ये सिलसिला कुछ 6-7 मिनट तक चलता रहा। मशीन की आवाज़ बंद करते ही एकाएक सन्नाटा दोबारा छा गया। सभी फिर से हर तरफ गौर से नज़रें दौड़ाने लगे, कहीं कोई छिपकर उन पर नज़र तो नहीं रखा हुआ है। कुछ 1-2 मिनट शांति से देखकर चारों एक पास आकर खड़े हो गए। लंगड़े ने दूसरे आदमी को इशारा किया और दोनों शटर उठाने के लिए झुके। दुकान का शटर अभी आधे से कम ही खुला था, तभी एक छोटी सी आकृति बड़ी फुर्ती से झुककर गली से बाहर की ओर भागी। उसे देख लंगड़े की चीख निकल गई। वो बोला, अरे पकड़ा पकड़ा हो गए। तीसरे आदमी ने लपक कर उसे अपने कंबल में दबोच लिया। सभी उसे घेर कर खड़े हो गए। कंबल के अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज़ आने लगी, मुझे जाने दो, माफ़ कर दो मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, जाने दो मुझे। कंबल को धीरे धीरे करके तीसरे आदमी ने खोला तो लड़के की शक्ल देखकर उसकी उम्र कुछ 9-10 साल की मालूम पड़ने लगी। लंगड़ा बोला, पूछ इससे क्या करत रहा भीतर। तभी लड़के की पैंट में रखा मोबाइल झुंझुनाने लगा। ये देख मानो सब एक पल के लिए सहम से गए। फिर कंबल में दबोचे हुए आदमी ने जेब से पेचकस निकाला और उसे उस लड़के के गले से सटा दिया और बोला, अरे लड़के, फ़ोन उठा और स्पीकर पे डाल। ध्यान रहे, अगर ज़रा सी भी चालाकी की तो। इतना बोल पेचकस को उसके गले से थोड़ा और कसकर सटा दिया गया, जिसका दर्द उसे बच्चे के शक्ल पर साफ दिखाई देने लगा। इतना देख चुपचाप खड़ी औरत लपक कर उस आदमी का हाथ पकड़ ली और बोली, पगलाई गवाह कहाँ, छोटवार है अभी। उस आदमी ने औरत को पीछे झटक दिया और लड़के को फ़ोन उठाने का इशारा किया। डरा हुआ लड़का मानो निर्जीव खड़ा उन सभी को घूर रहा था, पर उस आदमी की बात सुन जल्दी फ़ोन उठा के स्पीकर पर डालकर बोला, हाँ सेठ। उधर से आवाज़ आई, क्या हुआ दीपू, कॉल क्यों किए जा रहा था, 10 मिस कॉल पड़ी है तेरी। लड़के ने नकली हंसी हंस के बोला, अरे कुछ नहीं सेठ, बस मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ, सेठ कड़क आवाज़ करके बोला, दिमाग सही है तेरा, रात के 12 बज रहे हैं, कॉल तो ऐसे किए जा रहा था जैसे दुकान ही लूटी जा रही हो। देख नीचे वाले कपबोर्ड में रखा होगा तेरा चार्जर, और सो जा आप चुपचाप। इतना बोल उधर बैठे आदमी ने कॉल काट दी। कॉल के कटते ही पेचकस सटाए आदमी ने लड़के का गिरेबान पकड़ उसे पीछे की दीवार से सटा दिया और बोला, क्यों बे छोरे, शिकायत करेगा हमारी, पुलिस बुलाएगा क्या, चल अब बुला। लड़का बिना नज़र हटाए बोला, मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब भी और अब भी। इसे सुनते ही वो आदमी उसे मारने के लिए लपका तो बाकियों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो के, पीछे हटा। वो पीछे हट गया। पीछे खड़ी औरत आगे आई और बोली, हम क्या बात करेगा अब। औरत लड़के के सामने आकर घुटने पर बैठ गई और बोली, दीपू, यही नाम है ना तुम्हारा। दीपू ने हाँ में सर हिला दिया। वो पूछी, तेरे माँ बाप ने तुझे यह काम करने से रोका नहीं। दीपू कुछ देर तक तो उसे देखता रहा जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना हो। फिर बोला, मेरे माँ बाप नहीं है। अय्या समझ गई कि ये मजदूरी करने वाले लड़कों की तरह है। वो आगे बोली, मेरा नाम अय्या है। लंगड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये शंभू है, मेरा मर्द। पेचकस लिया आदमी का नाम संधू और तीसरे आदमी का नाम भीखू बताया और आगे बोली, देखो हम दिहाड़ी मजदूर हैं, पर देशबंदी के चलते हम ना तो अपने गांव जा पा रहे हैं और ना यहीं कोई ठिकाना ढूंढ पा रहे हैं। ये लूटपाट हमें मजबूरन करनी पड़ रही है। हम यहाँ से सुबह तक चले जाएंगे, तब तक अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें कुछ पैसे भी देकर जाएंगे। हमारे जाने के बाद तुम जाकर सबको सच सच बता देना, ठीक है। दीपू ने हंसकर बोला, मैंने दुकान के अंदर से तुम लोग की सारी बात सुन ली थी। मुझे पता है तुम लोग सुबह निकलोगे, पर तुम लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि निकलते ही मुझे खाली छोड़ दो और मैं जाकर सबको सच सच बता दूं, जिससे पुलिस आए और तुम्हें आधे रास्ते में ही धर ले। तुम लोग जाते जाते या तो मुझे कहीं बांध के जाओगे या। उसकी आंखों में अपने लिए थोड़ा डर देखकर तीनों आदमी हंस दिए, पर अय्या ने उसे जवाब दिया, नहीं, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भरोसा रखो हम पर मानना पड़ेगा, उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही तेज है तू। जब इतना सब सोच ही लिया है तो ये भी बता दे कि दुकान के अंदर इतनी रात में बंद होकर क्या कर रहा था। दीपू बोला, मैं बंद नहीं था, बल्कि अपना काम कर रहा था। तुम सब जो लूट मचाते हुए आ रहे हो शहर में, उसकी चर्चा लगभग आसपास के हर घर में हो रही है। मेरा काम बस यही था कि दुकान के अंदर चुपचाप बैठकर आसपास होती आवाज़ पर ध्यान दूं।
अगर कहीं कोई दुकान तोड़ने की कोशिश करे तो अपने सेठ को कॉल करके अलर्ट कर दूं। इस बात पर भीकू ने बोला, तू बंद दुकान के अंदर बैठकर बाकी दुकानों की निगरानी कैसे कर रहा था बे? गधा है क्या? लड़का उस ओर मुड़कर बोला, जो दुकान तुम सबने तोड़ी है वो पूरे मार्केट की सबसे छोटी दुकान है, इसीलिए हम सब ने सोचा था कि कोई इसे तो नहीं तोड़ना चाहेगा। इस बात पर उन चारों की हंसी निकल गई। हाँ बिल्कुल ठीक बोला था बच्चे, बस यूँ समझ ले तेरी किस्मत कंबल ओढ़ के सो रही थी आज, तभी तेरे बकवास दुकान पर हम सब रुक भी गए और वक्त पर तेरा फ़ोन भी तेरे सेठ ने नहीं उठाया। ये बोल वो चारों फिर से हंसने लगे। लड़का भी अपनी बुरी किस्मत को मानो कोस कर सर झुका लिया। अय्या लड़के से बोली, अब जब तू सब जान गया है तो खुद ही बता दे कहाँ बांध के जाएं तुझे कल। लड़का बोला, जहाँ मन करे वहाँ बांध दो मुझे, पर पहले ये तो देख लो कि सुबह होने में ज़्यादा समय बचा भी है कि नहीं। इतनी जल्दी तो तुम्हारे तीनों रिक्शा फुल चार्ज हो नहीं पाएंगे, भागते भी हो तो थोड़ी दूर चल के सब पकड़े जाओगे। चारों लोग हैरानी से एक दूसरे को ताकने लगे। भीखू बोला, हाँ तो तेरे हिसाब से क्या करें, खाली हाथ चले जाएं यहाँ से? लड़का कुछ देर सोच के बोला, तुम सब आज के दिन यहीं क्यों नहीं रुक जाते? इतना सुन लंगड़ा बोला, साले पगला गया है क्या, जहाँ चोरी करे वहीं रुक जाएं? समझ नहीं आ रहा है इस लड़के की बात, हम सुन ही क्यों रहे हैं? पर बाकी अभी भी लड़के की पूरी बात सुनने के लिए चुप थे। दीपू आगे बोला, देखो तुम सब अपनी पेट की चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ की हर दुकान की चाबी है। शाम को हर दुकानदार अपनी चाबी मुझे देकर जाता है, जिसे कि मैं अपनी दुकान के अंदर लेकर बंद हो जाता हूँ। सुबह होते ही सबसे पहले मेरा सेठ मार्केट में आता है और मुझे निकालता है। निकलते ही मैं हर दुकान के खुलने के समय को देखकर उसे खोलता हूँ और साफ करता हूँ। लंगड़ा बोला, वाह, यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करते तुझ पर। दीपू बोला, ऐसी बात नहीं है, गले की चाबी तो सब सेठ लोग घर लेते ही जाते हैं, बस कुछ ही सामान मेरे भरोसे छोड़ जाते हैं, उसमें भी ज़्यादातर कांच की गिलासों में बंद होता है, जिसमें से अगर कुछ भी कम हुआ तो अगले दिन मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। बचपन से यही काम करता आया हूँ मैं, तो बस यही देख के सब भरोसा कर लेते हैं मुझ पर। इस पर भीकू बोला, साले जब तो खुद इतना ईमानदार है तो हमारा पेट कैसे पालेगा? दीपू हंस दिया जैसे भीकू ने कोई मजाक किया हो। मैंने कहा, अगर उन्हें दिखा कि कोई सामान कम हुआ है तब मुझे निकाला जाएगा। वो लोग अभी भी उसकी बात नहीं समझ पाए, तो वो बोला, बचपन से हेरा फेरी करना मैंने काफ़ी अच्छे से सीख लिया अपने सेठों को देख देख कर, और अब इस जगह से मेरा मन भी उब गया है। बचपन से जिसने भी मेरी खिंचाई की है उनसे हिसाब बराबर करने और यहाँ से निकलने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? लड़के की बात का जवाब उन चारों में से किसी के पास नहीं था, क्योंकि लड़के की उम्र और उसकी अकल में उन्हें कोई मेल ही नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, कुछ देर की शांति के बाद अय्या बोली, अच्छा अब जल्दी बता कैसे क्या करना पड़ेगा हम सबको? दीपू बोला, बस अपना अपना सामान समेट के रिक्शे में रख दो और सभी रिक्शों को जंजीर से बांधकर एक साथ मंडी में खड़ा कर दो। तब तक मैं इस टूटे हुए शटर के लिए अपने सेठ को बताने वाला एक बहाना बना लेता हूँ। बस मेरा वो मोबाइल लौटा दोगे तो अच्छा रहेगा। दीपू उसका फ़ोन जेब से निकाल कर उसे थमा देता है, क्योंकि अब तक लगभग सभी को दीपू पर थोड़ा भरोसा तो हो ही गया था। उसके बाद जल्दी जल्दी सब अपने काम में लग जाते हैं और एक कोने में जाकर दीपू अपने सेठ को कॉल कर देता है। 15-20 मिनट बाद जब चारों मजदूर उस दुकान की तरफ वापस आते हैं तो दीपू के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी हांफते हांफते अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और टूटे हुए ताले को छू छू कर देख रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो तुरंत ही कहीं से भागते हुए आया है। सेठ उन चारों को आते देख लेता है और भारी आवाज में दीपू से पूछता है, यही थे क्या वो चारों? दीपू ने हाँ में सर हिला दिया।